जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। 11-10 बजे की बड़ी बहस में आपका बहुत स्वागत है। और 2019 चुनाव के पहले चरण के चुनाव में बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो सबसे पहले और पूरी विश्वसनीयता के साथ आप जी न्यूज पर देखिए, क्योंकि चुनाव का मतलब है जी न्यूज। और इस वक्त की दो बड़ी बहस हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वक्त की बड़ी बहस है गाली पॉलिटिक्स से क्या राहुल का राज तिलक होगा। और ठीक 1 घंटे के बाद यानी कि 11 बजे आप परिवार के घोटाले पर चौकीदार का आखिरी प्रहार, इसी पर बड़ी बहस देखेंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार फिर से बदजुबानी उन्होंने की है। राहुल के निशाने पर इस बार बीजेपी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी भी हैं। कल ही राहुल गांधी ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री से नफरत नहीं करते हैं, और इसके तुरंत बाद उन्होंने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उनके गुरु लालकृष्ण आडवाणी का भी अपमान कर दिया। इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे, बड़े सवालों के साथ। सम्मान का दिखावा करके मोदी का अपमान क्यों आखिर? सवाल यह भी हम उठाएंगे कि कांग्रेस में डर्टी पॉलिटिक्स के लीडर बन गए हैं क्या राहुल गांधी? राहुल की जुबान पर प्यार लेकिन दिल में नफरत का गुबार। बौखलाहट में पीएम का अपमान कर रहे हैं प्रेम के मसीहा। अभद्र बयान से अब क्या मोदी को हराएगी कांग्रेस? और एक यही लास्ट विकल्प अब बचा हुआ है कांग्रेस के पास, और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी। तो ये तमाम अहम सवाल हैं जो हम इस चर्चा में उठाएंगे। पूरे 1 घंटे इस पर हम जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक एक करके मैं आपसे उनका परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ मनोज काका, नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा निनाद सेठ यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा भी हमारे साथ और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारी इस खास पेशकश में, इस चर्चा में। सबसे पहले निनाद सेठ, मैं आप पे क्या रुख करूंगी, क्या कोई दूसरा विकल्प अब नहीं बचा है? सुबह प्यार, शाम को गाली, शायद यही एक ऑप्शन बचा है क्या कांग्रेस के पास? और इसी से लग रहा है कि जीत के द्वार खुलेंगे अब 2019 में। देखिए, अगर आप 2019 का चुनाव देखें तो बहुत हाई स्टेक्स इलेक्शन है, और इसमें कड़वाहट पिछले कुछ सालों से ही है, जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं। पर हिस्टोरिकली बड़ी सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि हमें याद नहीं पड़ता कि कांग्रेस के बड़े लीडर, चाहे वो नेहरू जी हों या मिसेस गांधी हों या राहुल के फादर राजीव गांधी हो, उनको कभी जरूरत पड़ी हो इस तरह की भाषा अपने विरोधी के लिए इस्तेमाल करने की। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो गिरावट आई है, वो एक साथ गिरावट जो कांग्रेस के नंबरों में आई है, उनका जो हौदा गिरा है पार्लियामेंट में, उसका रिफ्लेक्शन है। क्योंकि एक तरह से ये इनसिक्योरिटी दिखाता है लीडर की कि आप गाली गलौज पे आ जाएं, पर्सनल अटैक पे आ जाएं। चाहे वो इससे पहले गुजरात में जो मणिशंकर अय्यर ने बोला था कि नीच हैं, या इस तरह की या मौत के सौदागर जो सोनिया जी ने बोला था, इस हद तक डिस्कोर्स पॉलिटिक्स का गिरना। और भारत जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वो एक खतरनाक काम है। वो एक और शायद इसीलिए अब जो बयानबाजी का स्तर है वो भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी सर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दर्शकों को बता दें। आज दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी, और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 12 राजनीतिक दल आज एक साथ होंगे। दलों के नेता आज हिस्सा ले रहे हैं, और इस कार्यक्रम में सोनिया और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम जो है ये शुरू होगा थोड़ी ही देर के बाद, और शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। और विपक्ष ने इस कार्यक्रम का नाम दिया है पीपल प्रोग्रेसिव एजेंडा, जिसमें 12 राजनीतिक दलों के अलावा कुछ और भी जो संस्थाएं हैं वो शामिल हो रही हैं, कई एनजीओ इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसमें विपक्ष की एकजुटता को एक बार फिर से दिखाने की कोशिश होगी, आपको बताएंगे। और हमारे साथ रोहित चहल भी अब जुड़ गए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। रोहित, आप ही के पास मैं आऊंगी। एक बार फिर से विपक्षी दलों की एकता आज देखने को मिलेगी। तालकटोरा स्टेडियम में इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है कि मंच पर 12 राजनीतिक दल एक साथ होंगे, और जाहिर है सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि आप ही लोगों के खिलाफ रणनीति बनाने की ये योजना है आज। देखिए शेरिन जी, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी ने जिस तरीके से, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, पहले उस पे जिस पे बयान पे चर्चा हो रही है मैं उस पे आ जाता हूं। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है, जिस तरीके से सीताराम केसरी जो उनके अध्यक्ष रहे, किस तरीके से पार्टी ऑफिस से बाहर धक्के मारकर उनको निकाल दिया गया, घसीट कर, वो देश की जनता को याद है। नरसिम्हा राव जी का पार्थिव शरीर उनके कांग्रेस ऑफिस के बाहर घंटों तक खड़ा रहा, उनको अंदर तक शरीर को आने नहीं दिया गया। उसके बाद वापस उनको फ्लाइट से हैदराबाद भेजा गया, उनके पार्थिव शरीर को। के कामराज जी के साथ उन्होंने क्या किया, किस तरीके से टीएन रामाराव जी के साथ उन्होंने क्या किया, राजीव गांधी जी ने, वो देश ने देखा। इतना नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी जो बाबू थे, उनके साथ पटना में देखिए अंतिम सांसें उन्होंने ली, उनका क्या हाल किया कांग्रेस पार्टी ने, वो देश की जनता ने देखा है। सरदार पटेल जी को भारत रत्न तक ये लोग नहीं दे पाए,
जिस तरीके से अंबेडकर जी को क्या कहा था, अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, जो कांग्रेस पार्टी में एक समय रहे, उनको कहा कि बैलेट पेपर जला देंगे, अंबेडकर जी को नहीं जीतने देंगे, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा। किस तरीके से लगातार आपने देखा कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा, मनमोहन जी द्वारा जो थे देश के जो प्रधानमंत्री रहे, इकोनॉमिस्ट रहे, वो जो अध्यादेश था उसको फाड़ दिया मीडिया के सामने। तो ये कांग्रेस पार्टी की असलियत है। तो हमें कांग्रेस पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी को 23 मई को राहुल गांधी को पब्लिक जूते मार के, चप्पल मार के देश से निकालने वाली है, एक बात। और दूसरी बात, जो ठग बंधन के जो नेता है, जो मिलावटी बंधन के जो नेता आ रहे हैं मंच पे, इनका एकमात्र मकसद है मोदी रोको। आज मोदी जी को रोकने के लिए सारे चोर एक हो रखे हैं, लेकिन जनता इनको जवाब देने वाली है बैलेट के रूप में। आपके पास आऊंगी रोहित, मेरे साथ अब्दुल रज्जाक खान भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अब्दुल रज्जाक, आपके पास मैं आऊंगी और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, हम बैठक पर भी बात करेंगे जो आज राजनीतिक दल एकजुट हो रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम में, लेकिन उससे पहले मुझे जरा ये बताइए, सबसे पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए अब्दुल रज्जाक खान, रोहित चहल जब ऐसी घटिया जुबान नेशनल चैनल पर, जब रोहित चहल ऐसी जुबान जो राहुल गांधी ने बोली है हमारे संस्थापक, हमारे आदरणीय आडवाणी जी के बारे में, उसका जवाब जनता देगी, आप चिंता मत कीजिए। देश की जनता जवाब देने वाली है। और चप्पल तो राहुल गांधी जूते मार के 23 मई को इटली भेजा जाएगा राहुल गांधी को। अब्दुल रज्जाक, ठीक है, आप अपने नेता राहुल गांधी को समझाइए कि दरबारी जो है, राहुल गांधी के दरबारी जो रफाज फैमिली कहते हैं, परिवार कहते हैं, तो कहते हैं पहला अधिकार जो है कांग्रेस पार्टी का है, इनके परिवार का है, दरबारियों को दर्द जायज है। रोहित, आप मौका नहीं दे रहे हैं, वो जवाब कैसे देंगे? सवाल आप कर रहे हैं, रुकिए जरा, मैं पूछ तो लूं अब्दुल रज्जाक से। अब्दुल रज्जाक, हो गया आपका, मेरा सवाल पूरा सुनेगा फिर आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? आपको रोहित की बात गलत लगी, मैं उस बात से सहमत हूं, लेकिन आप ये भी कहेंगे यहां पर कि राहुल गांधी ने भी गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था, उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। एक सम्मानजनक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना? देखिए, आइडियोलॉजिकली आडवाणी जी की आइडियोलॉजी से हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, लेकिन इंसानियत कहां चली गई? इंसानियत अब्दुल रज्जाक, मेरे सवाल का हाँ या ना में जवाब दीजिए पहले। देखिए, सुनिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आपको रोहित चहल की बात पर ऐतराज हुआ, ठीक है, आपके ऐतराज को हम भी यहां पर सम्मान देते हैं, लेकिन आपको राहुल गांधी पर भी ऐतराज होगा? आप कह पाएंगे यहां पर बैठ के कि हाँ राहुल गांधी ने गलत किया? शब्द तो एक ही थे। जो अमित शाह जी और मोदी जी बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, अरे अब्दुल रज्जाक खान, मैं नहीं बात कर रही अमित शाह की, मैं पीएम मोदी की बात कर रही हूँ, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। अब्दुल रज्जाक खान, सवाल से भागिए मत ना। उसका गुस्से का इजहार है। जूते चप्पल जैसी बात पर आपको ऐतराज हुआ रोहित की, अब आपको राहुल गांधी पर ऐतराज है या नहीं? मैं आखिरी बार आपसे सवाल पूछ रही हूँ, फिर मैं समझ जाऊंगी कि आपके पास नहीं है जवाब, आप नहीं जवाब देना। इसकी शुरुआत मोदी जी खुद किए हैं। बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर्स को जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, इसकी वजह से ऐसे शब्द इस्तेमाल। सर, इसीलिए आप लोगों पर सवाल उठता है कि आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है। एक विपक्ष की जो भूमिका निभानी चाहिए आप लोग नहीं निभा पाते हैं सर। ठीक है, चलिए आऊंगी मैं आपके पास। मनोज काका, वक्त की जरूरत हो गई है क्या कि एक तरफ तो आप प्यार दिखाइए पब्लिक में, दूसरी तरफ पलट जाइए और मुंह से गालियां निकालिए? शायद इसीलिए वोट मिल पाएगा, इसी की बदौलत सही। देखिए, समाजवादियों का जो मानना है वो हमेशा एक राजनीति में, जो अभी ये जो विश्लेषक साहब थे कह रहे थे कि राजनीतिक जो विमर्श है, राजनीति का जो विमर्श है उसमें बहुत गिरावट आई है। लेकिन हम समाजवादियों का तो ये मानना है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, अमलय भुजंग बेधिया शीतलता न तजन। हम समाजवादियों का ये मानना है, जैसे योगी जी की जो भाषा है, योगी जी के बारे में मैं ये कहूंगा कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत, अमलय भुजंग बेधिया शीतलता न तजन। तो जो कांग्रेस की भाषा है और वही कमोबेश बीजेपी की भी भाषा है। राजनीतिक विमर्श में जो गिरावट आई उसकी शुरुआत मैं कह सकता हूं कि अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में एक रैली की है और वहां वो अपने विरोधियों को इस तरह की भाषा से नवाजते हैं कि ये जो विरोधियों के चेले चपाटे हैं। एक प्रधानमंत्री की भाषा इस तरह की हो सकती है क्या? ये जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये बुनियादी सवालों पे जवाब नहीं देना चाहते हैं, रोजगार पर जवाब नहीं देना चाहते हैं,
ना एक्सप्रेसवे पे जवाब नहीं देना चाहते। इनका पूरा कार्यकाल अखिलेश यादव जी के काम का नाम बदलने में और उसी का फीता मैं अखिलेश यादव की बात ही नहीं कर रही थी सर। कहीं सभा करते हैं। मैं कह रही हूँ एक प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, देश का सम्मानजनक पद है। अगर उस पद पर बैठे हुए शख्स को गालियां दी जाती है तो क्या सही है वो आपके नजरिए में? लोग उस पद, मैं आपको कह तो रहा हूं कि हम लोग उस पद के प्रति आदर प्रस्तुत करते हैं। हम समाजवादी लोग किसी भी तरह के अमर्यादित बोल भाषा वचन के समर्थक नहीं है। और जो लोग इस तरह की बोल भाषा वचन का प्रयोग कर रहे हैं उनसे हमारा निवेदन होगा कि डॉक्टर लोहिया का एक लेख है, नियम नीति और मर्यादा, वो पढ़ लें तो उन्हें पता चलेगा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी का कोई एक विवादित बयान बता दीजिए, लेकिन हम ये चाहते हैं खान के बारे में कुछ कहेंगे जो सर? लोग मर्यादा का दुहाई देते हैं। ठीक है, चले मैं आजम खान के बारे में कह रही हूँ, कुछ कहेंगे? वो भी आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जो लोग मर्यादा की दुहाई देते हैं उन्हें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री की बात कहा, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप अखिलेश यादव को बार बार बीच में ला रहे हैं ना, इसीलिए मैंने आजम खान का जिक्र किया था निनाद सेठ। तो मैं समझता हूं। ठीक है सर, ठीक है, चलिए आ रही हूँ रोहित आपके पास, पहले निनाद सेठ फिर रोहित आपके पास आऊँ। दिलचस्प डिबेट से एक चीज जाहिर है कि भारत में जो पॉलिटिक्स है, मर्यादित आचरण के और मर्यादित, ठीक है, आ रही हूँ आपके पास मनोज, फिर से मैं आपके पास आऊंगी निनाद से। आज की जो दिलचस्प डिबेट है उससे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग उभर के आ रही है कि जो भारत का पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जो डिस्कोर्स है वो अब मुद्दों से व्यक्ति की तरफ जा रहा है। पर्सनल अटैक, व्यक्ति के ऊपर एक पर्सनल अटैक करो, इसने ये किया, इसकी नीयत ऐसी है, ये ऐसा है, उससे क्या होता है कि जो मुद्दे होते हैं उससे ध्यान हट जाता है। और मैं एक और बात बताऊं, की बात तो करता ही नहीं है सर कोई। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इलेक्टोरली देखें तो प्रधानमंत्री का एक डायरेक्ट कनेक्शन है वोटर के साथ। जैसे गुजरात में हुआ था जहां कांग्रेस थोड़ी आगे थी मुझे लगता है, और जब मणिशंकर अय्यर ने एक पर्सनल अटैक जाति पे किया प्रधानमंत्री की कि वो नीच जाति के व्यक्ति है, इस तरह की बात उन्होंने कुछ कही थी, तो उससे पूरा पासा थोड़ा सा पलटा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को यह समझना होगा कि पर्सनल पॉपुलैरिटी पे अगर आप अटैक करोगे प्रधानमंत्री की तो उसका एक पर्सनल कनेक्शन है वोटर से, आपको हर्ट करेगा। ये एक तरह से सेल्फ गोल है और अपने आप को ये नहीं समझा पाना, बार बार पर्सनल अटैक करना। अहमद पटेल का ये कहना कि वो गटर लैंग्वेज यूज करते हैं प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि कांग्रेस को खुद हर्ट करेगा, क्योंकि वोटर जब वोट करने जाता है तो भारत में एक अगर आप वोटिंग हिस्ट्री देखें तो पर्सनल अटैक पसंद नहीं किया जाता, वो बैकफायर करता है। मेरे ख्याल से कांग्रेस अपने आप का सेल्फ गोल करेगी। इसीलिए सेल्फ गोल जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है अब। ठीक है, रोहित जल्दी से अपनी बात करेगा, फिर अब्दुल रज़ाक खान के पास जाना है। मैं भी समाजवादी वाले अपने मित्र को सुन रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब उनकी बातों को मैं सुन रहा था, जब उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अखिलेश जी ने अपने पिताजी मुलायम जी के साथ क्या किया वो पूरे देश ने देखा। मुलायम सिंह जी किस तरीके से आज परेशान दुखी हैं, अपने चाचा शिवपाल के साथ उन्होंने क्या किया पूरा देश देख रहा है। और आप लोहिया जी की बात करने वाले लोग, अरे लोहिया जी के आदर्शों पर चलने की बात होती तो आपको याद होता लोहिया जी जो थे जातिवाद के खिलाफ थे, परिवारवाद के खिलाफ थे, सबसे ज्यादा परिवारवाद जातिवाद आपके पार्टी के अंदर है। और इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़ के देखा जाए तो जिस तरीके से आपके आजम खान जो है किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं पूरे देश ने देखा है। और कांग्रेस के मेरे जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके पास तो जवाब ही नहीं है। उन्होंने किस तरीके से सीताराम केसरी जी के साथ क्या किया, किस तरीके से नरसिम्हा राव जी के साथ क्या किया, कामराज जी के साथ क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ उन लोगों ने क्या किया, सरदार पटेल जी के साथ क्या किया, कि आप सेना का अपना बता रहे हैं। सेना के अभी राजनीतिकरण करने का कृत्य किसी ने इस देश में किया तो भाजपाइयों ने और संघियों ने किया, क्योंकि आप हमको अपने गिरेबान में झांकिए। जिस आडवाणी जी ने और जिस तरीके से वाजपेयी जी ने पार्टी को खड़ा किया, मुलायम सिंह यादव जी का अपमान किया, और मुलायम जी ने बिल्कुल सही कहा कि मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मोदी मुलायम जी ने कहा और ये सत्य होगा। और आप जितना भी आज हुआ भतीजा भ्रष्टाचारी को है हो जाए, सेना का भी मनोबल सबसे ज्यादा गिराया। अच्छा ठीक है, हो गया ना, आप दोनों का आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा लिया। आप मुझे अब्दुल रज़ाक खान के पास जाना है। ठीक है, चलिए अब्दुल रज़ाक, मैं फिर से आपसे वही क्वेश्चन करूंगी एक बार फिर से। आपने रोहित चहल पर ऐतराज जताया, ठीक है, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आप राहुल गांधी के बयान पर भी ऐतराज जताएंगे तो शायद मुझे अच्छा। अब मेरी छोड़िए, आप ही की बात मैं कह रही हूं, आप ही की बात फिर वाजिब तरीके से यहां पर रख पाएंगे आप? शिरीन जी देखिए, दिल को मतलब चोट पहुंचती है जब बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है।
मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा आपसे कहना चाहूंगा, ये अलग बात है कि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, पॉलिटिकल फाइट है, बट बड़ों की इज्जत करना, कदर करना, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। जिस तरीके का रवैया, लेकिन ऐसा आदर, ऐसा सम्मान अब्दुल रज़ाक की आप सुबह बोलते हैं आई लव माय प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी के साथ आप संसद में जाकर उनसे गले लग लेते हैं, और दूसरी तरफ आप इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा प्यार, मतलब ये तो दोहरा रवैया हो गया ना सर। ऐसे कहने पर मजबूर हमको कौन कर रहे हैं? खुद तो आप मानते हैं ना कि गलत बात की उन्होंने, आप मानते हैं ना कि अभद्र भाषा इस्तेमाल की जो कि गलत थी। के रैली देखिए, एक फॉरेनर को पकड़ के लेके आए जो बिचौलिया है। अब्दुल रज़ाक फिर से इसको दूसरी तरफ मत ले जाइए। आप कह रहे हैं कि गलत बोलने को मजबूर कौन करता है, पर गलत बोला जाता है सर, मोदी जी के मामा। इसीलिए आप लोगों पे सर सवाल उठ जाते हैं। तो मामा किसके हैं बताएंगे मोदी जी देश की जनता को? कैसे बोल सकते हैं ऐसी, मतलब जुबान ऐसी इस्तेमाल प्रधानमंत्री आप लोग भी मुद्दों पर बात करिए ना, तो फिर मजबूर हो जाते हैं। अब्दुल रज़ाक आप लोगों भी मुद्दे पर बात करिए ना, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर क्यों उतारू हो जाते हैं? ठीक है, इसी सवाल के साथ मैं लौटूंगी आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, लेकिन आगे भी ये बहस जारी रहेगी, फौरन लौटेंगे कुछ ही पलों में। तो बड़ी बहस का रुख हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि अहमदाबाद में अमित शाह हैं आज। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह आज रोड शो कर रहे हैं वहां पर। अहमदाबाद में भारी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ यहां पर है, उनके साथ एक हुजूम है और उसके साथ वो रोड शो में आगे बढ़ रहे हैं। गांधीनगर से आपको बता दें कि चुनाव लड़ रहे हैं अमित शाह, और रोड शो के जरिए ही वो अपना नामांकन दाखिल करने भी पहुंचे थे, लेकिन अब पूरी कमान बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने संभाल रखी है, और उसमें एक बड़ा नाम अमित शाह का भी है, जिन्होंने फिलहाल अहमदाबाद की सड़कों की तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे होंगे, हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर लिए, और इसी बीच अमित शाह इस रोड शो में आगे बढ़ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं, और जिस तरीके से बयानबाजी का स्तर दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है उसकी हम बात कर रहे थे। निनाद जी आप भी बात कर रहे थे कि जो लेवल है वो आखिर कहां जाकर थमेगा नहीं समझ में आ रहा, और मर्यादा शब्द का इस्तेमाल अभी सुषमा स्वराज ने किया कि ये अब मर्यादा लांघी जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मर्यादा जैसा शब्द अब शायद बचा नहीं है बयानबाजियों में। देखिए, भारत की राजनीति में 2019 का इलेक्शन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से एक मायना ये है कि जो पिछले इलेक्शन में एक ऑर्डिनरी इंसान, चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बना है, जिसको अंग्रेजी में द अमेरिकन ड्रीम कहते हैं, कि एक ऑर्डिनरी बंदा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो उससे जो एक सर्कल होता है, जो इलीट का सर्कल होता है, जब पॉलिटिक्स में इलीट ज्यादातर कंट्रोल करते हैं पॉलिटिकल पावर को, उसको थ्रेटन हुआ था। उसका ये एक रिएक्शन है, एक तरह से हड़बड़ाहट का रिएक्शन है कि इस तरह की भाषा यूज की जा रही है, बौखलाहट है। पर हमने हम सब जानते हैं कि मोदी भी एक बहुत बढ़िया बात करने के का उनका जो तरीका है, तो वो इसको यूज करेंगे अपने एडवांटेज में। वो इसको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने पहले भी, जैसे मैंने पहले कहा, गुजरात में कर चुके हैं वो इसको इस्तेमाल अपने फेवर में। तो मुझे लगता है कि अब आप देखेंगे आने वाले कुछ जो रैलीज होंगी उसमें मोदी इसको एक मुद्दा बनाएंगे, मुद्दा बना के उठाएंगे, और उसकी सहानुभूति जो वोटर की है उनको मिलेगी। तो मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है कांग्रेस से सोचना चाहिए कि बार बार वो जब पर्सनल अटैक मोदी पे करते हैं तो मोदी को फायदा हो रहा है, उनको फायदा नहीं हो रहा। तो ये वो क्यों नहीं सोचते? अब्दुल रज़ाक, आप कह रहे थे बीजेपी आपको मौका दे रही है, लेकिन ये देखिए आप मौका तो खुद ही देते हैं। इस तरह की बयानबाजी दरअसल आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी, नुकसान ही पहुंचाएगी, क्योंकि जनता अंधी नहीं होती है। और एक बात बताइए, दिखावे की राजनीति क्यों? अपना स्टैंड क्लियर रखिए ना, या तो प्यार या नफरत, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। आग और पानी से एक साथ नहीं खेल सकते आप। शिरीन जी देखिए, अडवाणी जी का असल जो ब्लॉग है उसका एसेंस हटाकर सिर्फ वो बातें देश के सामने रखना गलत बात है। जो डिसेंट आज अडवाणी जी ने खुद अपनी बनाई हुई पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया है, जैसे ऑपोजिशन को आज जो बीजेपी की विचारधारा से मैच नहीं करता उसको आज देशद्रोही बताया दिया जा रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। 5 साल इन्होंने कोई ब्लॉग नहीं लिखा। आज जब पार्टी से मतलब इनके पद से इनको हटाया गया तो आज जाकर के लिखे हैं। तो जो लोग बीजेपी के अंधविश्वास हैं, जो
एकदम आंख सर, बंद आप करके लोग इसको बीजेपी पर विश्वास कर रहे हैं। आप लोग क्यों अपनी पार्टी लाइन से बना रहे हैं? बीजेपी का मसला है, छोड़ दीजिए। आप लोग बदजुबानी को अपनी पार्टी लाइन क्यों बना रहे हैं? अगर ऐसा बीजेपी करती है तो नुकसान चुनाव में उसको होगा। बीजेपी से हट के खड़े हो रहे हैं, इनको समझ में आ रही है बात कि जो अहंकार जो आज दिखाया जा रहा है अमित शाह जी द्वारा, मोदी जी द्वारा, इसका अहंकार सर जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, सीधी सी बात है सर। और आपको ये समझ में नहीं आ रही। मैं आपसे सवाल कुछ करती हूँ, आप सीधा या तो आडवाणी जी की आप ट्वीट की बात करने लगते हैं। देखिए सवाल कुछ और था लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं फिर से इसी सवाल के पास आपके पास आऊंगी। लेकिन रोहित चहल, अब्दुल रज्जाक ये कह रहे हैं कि आप लोग मौका देते हैं इसीलिए ये लोग बदजुबानी पर उतर जाते हैं। आप मौका क्यों देते हैं सर? देखिए, मौका की बात कर रहे हैं। किसने कहा था 2014 के चुनाव में कि नरेंद्र मोदी एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? कांग्रेस ऑफिस के बाहर हम चाय का ठेला लगवाएंगे उनसे। किसने कहा था कि नरेंद्र मोदी नीच जात के हैं? किस तरीके कांग्रेस के नेताओं ने कहा, इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता है, मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कर्नाटका के कांग्रेस के नेता कहते हैं मोदी को जिंदा जला देंगे। किस तरीके कहते हैं खून की दलाली किस तरीके से इमरान मसूद के साथ और मसूद अजहर और ओसामा बिन लादेन से तुलना मोदी जी की करते हैं। किस तरीके से लगातार आप देखिए किस तरीके से मोदी जी की परिवार को बीच में लाते हैं। इतना ही नहीं, देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी जहां तक है, आडवाणी जी ने भी कहा, हम कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। लेकिन ये कांग्रेस का जो परिवार है वो ये कहते हैं परिवार पहले, सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद। ठीक है, इस वक्त जेटली जी कुछ कह रहे हैं, वो सुना देते हैं पहले। का 40वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 1980 में जनता पार्टी जो थी इमरजेंसी के बाद बनी थी, तो दोहरी सदस्यता के विषय पर हम लोगों को अलग किया गया था। माननीय अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ और तब से एक छोटी पार्टी के रूप में हमने अपनी यात्रा आरंभ की थी। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में मनोबल था, हमारे नेतृत्व में एक राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण था और बिल्कुल अलग थलग आइसोलेशन की स्थिति में पार्टी की यात्रा आरंभ करते हुए 1996 तक हम लोग देश की संसद में सबसे बड़ी राजनीतिक दल बने और तब से एक आध चुनाव छोड़ के हम हर बार सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनते हैं। आज जब हमारा 40वां स्थापना दिवस है तो देश भर में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो करोड़ों की संख्या में हैं और विश्व में इतनी सदस्यता किसी राजनीतिक दल की नहीं है, आज ये संकल्प लेते हैं कि इस देश की समृद्धि और अपनी राष्ट्रवाद की विचारधारा और समाज में हर गरीब का कल्याण, अपने इस उद्देश्य को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर हम अपनी पार्टी को मजबूती के एक नए स्तंभ के ऊपर ले जाएंगे। मैं आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जेटली जी, ऑन दिस auspicious occasion, what are things we can expect? 40वें स्थापना दिवस के मौके पर आप अरुण जेटली को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से बीजेपी को 39 साल हो चुके हैं और कैसे आगे भी उन्होंने अमित शाह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी आगे भी काम करती रहेगी। और ये भी आपको जानकारी दे देते हैं कि आज देश भर में कई दूसरे जगहों पर भी कार्यक्रम हैं जो बीजेपी स्थापना दिवस के तौर पर मनाए जा रहे हैं। रोहित, माफ कीजिएगा, आपको मुझे रोकना पड़ा था, जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा, फिर अब्दुल रज्जाक के पास। देखिए, बिल्कुल मैं यही कहूंगा, देखिए जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, आज स्थापना दिवस मना रही है। देश के अंदर सबसे ज्यादा चाहे सांसद हो, विधायक हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने, इसीलिए बने हैं कि लगातार जो कीचड़ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उछाली जा रही थी
और कीचड़ उछाली गई और उससे कमल खिला है। और मैं फिर कहूंगा 2014 के अंदर कमल खिला था और उससे ज्यादा कमल आज 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर में खिलने वाले। जितने पत्थर मारेंगे उन पत्थरों की सीढ़ी नरेंद्र मोदी बनाकर और देश को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है। जिसने अंबेडकर जी की कभी अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, जिन्हें सरदार पटेल जी को कभी सम्मान नहीं दिया, जिसने नरसिम्हा राव जी को कभी सम्मान नहीं दिया, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मान नहीं दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो हताशा वो इसलिए राहुल गांधी जो है अमेठी से भाग गए हैं। अमेठी से भागकर आज उनको वायनाड जाना पड़ा है। और इतना ही नहीं, देखिए जिस तरीके से अमेठी के अंदर पिछले चुनावों के अंदर देखिए 5 की 5 विधानसभाएं अमेठी के अंदर कांग्रेस पार्टी हारी और उसके अंदर अमेठी जो विधानसभा का है उसमें चौथे नंबर पर कांग्रेस पार्टी हारी पहुंची है। इसलिए राहुल गांधी को भागना पड़ा है स्मृति ईरानी के डर से। और मनोज काका भी है मेरे साथ। ठीक है, आऊंगी रोहित आपके पास। अपमानित किया। अब्दुल रज़ाक, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मनोज काका के पास में। मनोज, अपनी बात भी रखिएगा लेकिन इसके साथ ही मेरा सवाल, ठीक है, अपनी बात भी रखिएगा लेकिन इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि क्या वाकई विपक्षी दलों के पास मुद्दों की इतनी कमी हो गई है कि सिर्फ पीएम को रोको इकलौता एक अभियान बचा है जिसके तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? शरीन, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको कहना चाहूंगा कि हम समाजवादी लोग, कबीर ने जो कहा कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपों शीतल हों। दूसरी बात जो तुलसी ने कही कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। तो हम समाजवादी लोग हमेशा मर्यादित बोल, भाषा, वचन और आचरण के अनुयायी रहे हैं। और मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, हमारे नेता कहते हैं। इन दोनों लोगों को हम समाजवादियों का सुझाव होगा कि डॉक्टर लोहिया का एक लेख है मर्यादा, नियम और नेता, इन दोनों लोगों को पढ़ना चाहिए। ये पढ़ लेंगे। और सबसे ये अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथी, इनके वचन को मैं, ये पटेल जी का नाम ले रहे थे, उन्हीं पटेल जी ने पूज्य गांधी के हत्या के बाद कहा कि इस देश में मिठाई बांटने का अगर किसी ने काम पूज्य गांधी के हत्या के बाद किया तो आरएसएस के लोगों ने किया, जो बहुत ही दुखद है। जो राजनीतिक विमर्श में पूरे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गिरावट का दौर वही था। कौन लोग थे जो पूज्य गांधी के हत्या के बाद मिठाई बांटे, खुशी मनाए? वो निश्चित रूप से आरएसएस और बीजेपी के लोग थे। फिर मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा विनम्रता से कि हम समाजवादी लोग हमेशा मर्यादित बोल, भाषा, वचन के अनुकरण करते हैं और हम चाहते हैं कि राजनीतिक विवाद इतना गिर जाए और इतना ही आप जो ज्ञान दे रहे हैं जाकर आप अबू आजमी को समझाइए, आजम खान को समझाइए, तब समझ में आएगा जिस तरीके की भाषा कह रहे थे। सुन लो यार, चाल की सुन लो। जिस तरीके से दूसरे समुदाय के बारे में, इतना ही महिलाओं के बारे में जिस तरीके की आप लोग करते हैं, अरे आप लोगों ने तो कभी अपने मुलायम सिंह यादव जी की स्थिति क्या कर दी है? आज आपने शिवपाल यादव जी की क्या स्थिति कर दी है? देखा है। और तो आपका जो इतिहास है वो के लोग, इनका जो चरम है वो वही चरम है जो मुसोलिनी का चरम था इटली में, और जो जर्मनी में हिटलर का चरम था, वही चरम है इनका। ताकतों के साथ खड़े होते हैं, अध्याय के रूप में जाने जाएंगे। हिटलर का भी जब एक बार बहुत चलितों से लगा कि लोगों ने हमें पसंद किया, जवाब देगी। आप हिटलर शाही और मुसोलिनी वाला देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के बारे में भी सोचा करिए ना। ठीक है, दूसरों की कमियां गिनाकर जनता को बताइए, लेकिन खुद की पार्टी यानी कि खुद के गिरबान में भी थोड़ा झांक कर देखिए। अब्दुल रज़ाक, एक सेकेंड। अब्दुल रज़ाक, मनोज काका कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, शायद इसीलिए कांग्रेस का हाथ थामने में इस बार बहुत डर लग गया इनको, क्योंकि मोदी को हटाओ कैंपेन है और उसमें अगर आगे बढ़ना है तो अगर कोई भी उसका विकल्प भी अगर दिख रहा है तो उसका साथ तो छोड़ना पड़ेगा। देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम किसानों के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं। जैसे ही हमारा मैनिफेस्टो, लेकिन सर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाह रहा है। अरे आप देखेंगी मैं 23 को, आप देखेंगी मैं भी रहूंगा। आज भी आप लोगों ने तालकटोरा स्टेडियम में एक सभा बुलाई है, वहां पर भी आपका एक सेमिनार होने जा रहा है, लेकिन कौन कौन होगा वहां पर ये अलग बात है, कौन साथ देगा इसमें बहुत फर्क हो जाता है। शिरीन जी, मार्च 18 2018 से लेकर आज तक बीजेपी ने एक भी विक्ट्री दाखिल नहीं की है, कहीं भी इनका विजय नहीं हुआ है। हर जगह इनकी सिर्फ हार हुई है।
इसके बाद से इनकी सिर्फ बौखलाहट सामने आई है। सर, बौखलाहट तो अगर आती तो बदजुबानी नहीं करते राहुल गांधी। राहुल गांधी बदजुबानी नहीं करते अगर बौखलाहट नहीं होती, या फिर वो खुशी खुशी में भी कुछ भी बोल जाते हैं। अगर वो खुश होते हैं तब भी ये नेचर है क्या राहुल गांधी का? सर, आप बेहतर बता पाएंगे। और वायनाड में जाकर कहते हैं कि और अगर बौखलाहट नहीं होती तो सर आपको मजबूर नहीं होना पड़ता कि हमारा साथ दो दूसरों को ये कहने के लिए। मुझे लगता है कि इस चुनाव में वोटर ने एक तरह से मैसेज देना चाहिए इन हर पार्टी को जो इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा का यूज करता है, कि वोटर को एक्सेप्टेबल नहीं है। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी में वोटर के पास वीटो होता है एक तरह से, और हमारे भारत में अब जागरूकता बढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वोटर को ये सब पसंद नहीं आएगा, मुद्दों पे अगर पॉलिटिशियंस रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वोटर यही समझना चाहिए, यही समझना चाहिए कि आपकी बदजुबानी आपको वोट नहीं दिलाएगी, बल्कि जनता के बीच में जो आपकी छवि है वो जरूर धूमिल हो जाएगी। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था, माफ कीजिएगा आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इलेक्शन से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर आप जी न्यूज पर देखेंगे पूरी विश्वसनीयता के साथ। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें आगे भी जाएंगी।